वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मज़हर गल्फ पाकिस्तान के साथ। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा शुएब, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज हम इनसे मालूम करेंगे कि विरासत क्या है और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, और इसके लिए हमें कहाँ और कैसे रब्ता करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और कानून के हवाले से और आवाम की रहनुमाई के हवाले से डिफरेंट आप टॉपिक लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि गल्फ़ पाकिस्तान जो है, ये एक बहुत अच्छा फ़ोरम है कानून सीखने के लिए। व्यूअर्स यकीनन मैंने देखा है, लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं आपको कानून की रहनुमाई हासिल करने के लिए। जैसे आज आपने विरासत के हवाले से टॉपिक चूज़ किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, विरासत एक ऐसा विरासत का कानून है ये कि जिसमें हमारे कुरान पाक में विरासत के हवाले से दीन इस्लाम ने पूरा विरासत डिफ़ाइन कर दी। और एक हदीस मुबारका में आता है कि जिस इंसान ने विरासत का कानून पढ़ लिया और विरासत को समझ लिया, गोया उसने आधा इल्म हासिल कर लिया। अब देखें, इससे हमें मालूम हो जाता है कि हमारा इस्लाम जो है वो विरासत पे कितनी गहरी जो है वो यानी कि तालीम पर जोर दे रहा है। हमें बीइंग अ लॉयर, मैं तो एक वकील हूँ, मैंने तो विरासत का कानून पढ़ा सारा। मुसलमान होते होने के नाते भी हमें विरासत का कानून पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस में ये है कि जिस इंसान ने विरासत का कानून सीख लिया उसने दुनिया का आधा इल्म सीख लिया। कुरान पाक में पारा नंबर 4 है, सूरतुल निसा, उसकी आयत नंबर 11 और 12, उसमें विरासत के हवाले से सब कुछ डिफाइन कर दिया कि विरासत है क्या, विरासत कौन बंदा क्लेम कर सकता है और विरासत ओपन कब होती है, यानी कि विरासत का आगाज कब होता है। सबसे पहले तीन बेसिक शरीयत के प्रिंसिपल हैं विरासत क्लेम करने के। विरासत में ये है कि जिस शख्स की विरासत हो वो बंदा वफात पा चुका हो। दूसरी बात ये है कि विरासत जो आगे डिवाइड होनी है, जो माल है जिसे हम कहते हैं वो प्रॉपर्टी की शक्ल में है, वो माल का मौजूद होना लाजमी है। और तीसरी बात ये है कि जिन वर्षा ने, जिन लोगों ने विरासत क्लेम करनी है वो जिंदा हो। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं विरासत की। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को विरासत के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। आए रोज़ आज मौजूदा दौर में जो हैं बहनें जो हैं उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। बेवा खातून हैं उनको उनके हस्बैंड की तरफ से हिस्सा नहीं दिया जाता। यही बेसिक रीज़न है कि हमारे जो मौजूदा दौर में विरासत के कानून के हवाले से लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जो कि इसका होना ज़रूरी है अवेयरनेस। मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने ये विरासत के हवाले से आज टॉपिक जो है चूज़ किया है। जी। यही कि इंसान जिंदा है और उसकी जिंदगी के में क्या विरासत को तकसीम किया जा सकता है। देखें, एक शख्स है, फ़र्ज़ करें बाप। मेरा ये सवाल है, जो आम आवाम का ये सवाल है कि अगर इंसान जिंदा है तो क्या उसकी जिंदगी में विरासत को तकसीम किया जा सकता है। जी देखें, ये आपका अच्छा एक सवाल है। अगर एक इंसान है, फ़र्ज़ करें एक फैमिली है, फैमिली में बाप है, बाप के नाम पे प्रॉपर्टी है, घर है। वो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही खुश असलूबी के साथ अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में अपना माल तक़सीम कर दूँ। वो अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपना माल जो है, अपनी प्रॉपर्टी घर है, सेल डीड के तहत, गिफ्ट के तहत अपनी विरासत वो ट्रांसफ़र अपने बच्चों में कर सकता है। वो अपनी ज़िंदा रहते हुए भी प्रॉपर्टी को बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकता है अपने बच्चों को। जी। अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोग एक ऐसी शादी कर लेते हैं जो कि मंजर आम पर नहीं आती है। तो क्या उस खातून का भी इसमें कोई हिस्सा होता है उस शख्स के इंतकाल करने के बाद। जी, बिल्कुल।
यानी कि अब एक शख्स मुसलमान है, उसे दूसरी तीसरी शादी का हक है, वो निकाह कर सकता है। अगर फर्ज करें उसने एक शादी की, दूसरी शादी की और उसके बारे में अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया, और वो दूसरी शादी में वफात पा गया, उसकी जो दोनों बीवियां, दोनों औलादें, दोनों शादियों में जितनी होंगी, वो उसकी विरासत की पूरा का पूरा हकदार होंगी। सर ये बताइएगा कि एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है और खातून इद्दत में होती है और इस दौरान अगर वो शख्स इंतकाल कर जाता है तो उस सूरत में कानून क्या कहता है? देखिए जी, हमारा शरीयत ला भी और मुस्लिम ला भी यही कहता है, अगर एक शख्स, शोहर जो है अपनी बीवी को तलाक दे देता है, बीवी तलाक लेकर इद्दत में बैठ जाती है, इद्दत पूरा करना शुरू कर देती है और इसी दौरान वो बंदा जो है वफात पा जाता है, वो जो औरत है जिसे तलाक दी गई है, अगर उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई तो वो पूरे हिस्से का हकदार होगी, अपने हामद की प्रॉपर्टी में से विरासत क्लेम कर सकती है। उसको बीवी का जो हिस्सा बनता है, 1/8 हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में से, वो 1/8 हिस्सा अपने शोहर की विरासत में से ले सकती है, इन केस उसकी इद्दत पूरी ना हुई हो। जी। वालिदैन का इसमें विरासत में कितना हिस्सा है? क्या उनका हिस्सा बनता भी है या नहीं बनता? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आज के लोग जो हैं अमूमन यही सोचते हैं कि बच्चे जो हैं बाप की विरासत लेते हैं, बेटियां और बीवी ही लेती है। वालिदैन जिसमें माँ बाप आते हैं वो भी हिस्सेदार होते हैं। इसमें टोटल जो प्रॉपर्टी है, बंदा जो डिसीज्ड मर जाता है, 1/6 हिस्सा वालिदैन में डिवाइड होता है प्रॉपर्टी में से, 1/8 हिस्सा वो बीवी लेती है, और डबल हिस्सा जो है प्रॉपर्टी का, जिसे वो बेटा लेता है, और सिंगल हिस्सा जो है बेटे से सिंगल, वो बेटी में डिवाइड होता है। ये इस तरह कर कर प्रॉपर्टी सारी डिवाइड होती है, और इसमें अगर वो मरने वाले के वालदैन जिंदा है, वो वालदैन भी 1/6 हिस्सा लेंगे अपने बेटे की प्रॉपर्टी में से, और यही कंसेप्ट बीवी के साथ है। अगर बीवी की प्रॉपर्टी थी, बीवी मर गई, उसके वालदैन भी हिस्सा ले सकते हैं। जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि दादा का वारिस जो है वो पोता होता है। तो पोते की क्या हैसियत है कानूनी शरह में क्या कहा जाता है कि उसको कितनी हिस्सा मिलेगा, क्या होगा? इसमें जो हमारा सक्सेशन एक्ट शरीयत ला है इस्लाम में, इस्लाम में अगर पोता है, दादा मर गया, उसका बाप मर गया, पोता यतीम हो गया, पोता जो है अपने दाते दादे की जो है प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकता, विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। ये बड़ा एक फैक्ट्स है, हमारी शरीयत में लिखा है, शरीयत में कहा जाता है कि जनाब पोता जो है डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले सकता। जबकि जो हमारा मौजूदा फैमिली लॉ है, मुस्लिम लॉ, उसमें से पोता डायरेक्टली हिस्सा ले लेता है। दादा मर गया, उसका बेटा मर गया, पोता हिस्सा ले लेता है। शरीयत में ऐसा नहीं है। लोग ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं, यार देखो इस्लाम में ये चीज़ नहीं बताई गई, देखें उसका बाप मर गया, वो यतीम हो गया, दादे की प्रॉपर्टी पड़ी है, पर इस्लाम क्यों इजाज़त नहीं दे रहा? इसके पीछे भी एक बड़ी एक कंसेप्ट है इस्लाम में। देखें, 25 तरीके हैं, 25 तरीके प्रॉपर्टी दादा ट्रांसफर कर सकता है अपनी ज़िंदगी में अपने पोते को, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के में सारे बताए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की सेल डीड के ज़रिए कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है दादा। ये एक ऑब्लिगेशन इसलिए है, एक दादे को नॉलेज में है, दादा फ़र्ज़ करें वो ज़िंदा है, लाइव है, उसके नॉलेज में है कि मैं अगर मर जाता हूँ, मेरा बेटा है, वो मर जाता है, मेरी प्रॉपर्टी है, अब मेरा पोता क्लेम नहीं कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो दादा अपनी जिंदगी में ही पोते की वेलफेयर करना शुरू कर देता है, मोहब्बत खलूस पैदा हो जाता है। दादा अपने पोते के नाम पे प्रॉपर्टी भी लगवा देता है, अपनी जिंदगी में उसकी लुक आफ्टर करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि उसके नॉलेज में होगा कि मेरे मरने के बाद, मेरे बेटे के मरने के बाद पोता हिस्सा नहीं ले सकेगा। वो उसकी जिंदगी में ही उसके साथ लव एंड अफेक्शन होगा और उसकी वेलफेयर करना शुरू होगा। बेसिक कंसेप्ट ये है। उसके अलावा दादा अपनी ज़िंदगी में अपने पोते को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, गिफ्ट के ज़रिए कर सकता है, सेल डीड कर सकता है। उसमें
किसी किस्म की ममानत नहीं है। जो कि मुस्लिम लॉ है, उसमें उसमें ये है कि अगर दादा फ़ौत हो गया, बाप फ़ौत हो गया, डायरेक्टली वो केस कर के ये हिस्सा ले सकता है। अब इसमें सेक्शन 4 सक्सेशन एक्ट है, हमारा पाकिस्तानी लॉ है, वो यही कहता है कि पोता हिस्सा नहीं ले सकता। वो चैलेंज हुआ है फेडरल शरीयत कोर्ट में, और ये केस अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और वो स्टे हुआ है। उसमें अभी तक कोई एज़ सच कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट नहीं आई। तो इसलिए अब ये है कि जो मौजूदा दौर में कानून चल रहा है, पोता डायरेक्ट हिस्सा ले सकता है। जी। अच्छा सर, अमूमन लोग जब शादी करते हैं तो खातून पहले से शादीशुदा होती है और उसके बच्चे यानी कि साथ उसके होते हैं, मुंसलिक बंदा उससे शादी कर लेता है, तो क्या उनका भी कोई विरासत में हिस्सा बनता है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये मैं रिसेंटली अभी केस एक कर भी रहा हूँ। उसमें ये था, एक खातून ने शादी की पहली, उसमें से उसके 5 बच्चे हैं। वो उसका खामद फ़ौत हो गया। अब उस खातून ने दूसरी शादी की, उसमें से उसका 1 बेटा है। अब उसमें से 1 बेटा है, और जो दूसरा खामद है उसके नाम पे कोई 10 मरले का घर है। अब हुआ ये कि जो खातून के पहली शादी में से बच्चे थे, उन्होंने ना, जब उसका यानी कि स्टेप फादर डेथ होगी उसकी, उस खातून के दूसरे खामद की भी डेथ होगी, एक बच्चा था। बच्चे की तरफ से केस किया गया कि जनाब, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेरे बाप की है, क्योंकि जो दूसरे मेरे स्टेप ब्रदर्स हैं उनका हिस्सा नहीं बनता। कानून में ये बड़ा एक डिस्प्यूटेड पूरा केस था जो अभी कंटेस्ट हो रहा है। उसमें ये है, जबकि अब दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी है, वो फोत हुआ, उसमें से 1/8 हिस्सा बनेगा वाइफ का। दूसरा जो खामद है उसकी प्रॉपर्टी 1/8 बनेगा। अगर वो मर जाती है, उस 1/8 में से ही स्टेप जो है चिल्ड्रन है वो हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा जो उनका स्टेप फादर है, उनमें से सारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकते। वो प्रॉपर्टी सारी जाएगी उस एक बच्चे को। हमारा मेरा जो केस था उसमें तो ये है, एक उसके निकाहनामे में फ़ोर्जरी हुई है, कि वो हुई ये है कि उसमें निकाहनामे में उन्होंने लिखवा लिया है कि जी ये दूसरे जो स्टेप फादर था उसने हमारी मदर को पूरा घर ही हक़ महर में गिफ्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें जवाब यही है कि जो स्टेप सन्स हैं, स्टेप चिल्ड्रन हैं, वो अपनी जो माँ के जो हिस्सा ट्रांसफ़र होना उसी में से हिस्सा ले सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टी में से नहीं ले सकते। जी। अच्छा सर, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि घर में किसी नाचाकी की वजह से कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी जो करीबी रिश्तेदार है, वो बाप को कत्ल कर देता है या जिसके नाम भी विरासत है उसको कत्ल कर देता है। तो गोया उसको सज़ा तो होगी, लेकिन क्या वो हिस्सेदार भी होगा? देखें, एक वारिस है, वो अपने अपने बाप को कत्ल कर देता है। बाप को जब कत्ल करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी इनहेरिटेंस ओपन हो जाती है। उसके दूसरे बहन-भाई, उसकी वालदा तो हिस्सा ले सकती हैं। पर जिस शख्स ने मर्डर किया है अपने, यानी कि ब्लड रिलेशन है, मर्डर किया है, उसकी विरासत बनती है, वो विरासत क्लेम नहीं कर सकता। हमारा जो कानून है, सीआरपीसी का फौजदारी एक्ट है जो, इसमें वाज़िया लिखा है कि अगर आप अपने बाप का फ़र्ज़ करें कत्ल करते हैं, माँ का कत्ल करते हैं, इवन देन बेटी कर दे, तो वो विरासत से महरूम होकर रह जाएगा, विरासत क्लेम नहीं कर सकता। और इसी हवाले से आपने दूसरा जो पॉइंट पूछा मुझसे, कि अगर बाप आग कर दे अपने बच्चे को, तो गोया वो प्रॉपर्टी का जो है विरासत ले सकता है कि नहीं ले सकता। देखें, आग का इस्लाम में किसी किस्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही आग के बारे में कोई इतना है। उसमें ये चीज़ है, अगर बाप आग कर देता है, बाप मर जाता है, वो बच्चा जो जिसे आग किया गया वो तब भी अपनी विरासत अपने बाप की ले सकता है। सर ऐसा होता है कि पूरी मतलब आपका पूरा मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं मेरे नाम पे जायदाद है और मेरी डेथ हो गई और मेरा पूरा ख़ानदान का कोई मसला नहीं रहा, कोई भी ज़िंदा नहीं रहा। तो जो दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे चचा-चची के या फूफा वगैरह, ये क्या ये भी विरासत को क्लेम कर सकते हैं? जी, देखें, इसमें जो विरासत में इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, करीब वाले रिश्तेदार दूर वाले रिश्तेदार की विरासत को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले जो पास हैं, शेरर, रेज़िड्यूर, ये जितने भी करीब वाले रिश्ते हैं, इनकी विरासत का हक पहले बनता है। ठीक है? अगर ये ही मौजूद नहीं,
तो फिर दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो क्लेम बिल्कुल कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो दूर के रिश्तेदार भी जो जी, ठीक है। अच्छा सर, एक सूरत ये है कि पेंशन जो है, ये भी एक विरासत है। तो इसका कौन-कौन हकदार हो सकता है रिश्तेदारों में? इसमें देखें जी, पेंशन के हवाले से भी बड़े डिस्प्यूट हमने केसेस भी किए हैं। उसमें ये है कि जब कोई शख्स फ़ौत होता है, उसकी पेंशन, उसके सारी ग्रेच्युटी जितना फंड्स है वो सारे यही कंसीडर किया जाता है जी, उसकी बेवा के पास जाएगा, वो बेवा उसकी जो है वो सारा कुछ लेके जाएगी, पेंशन भी लेके जाएगी। मगर ऐसा नहीं है, ये लोगों को नहीं पता। जब इंसान जॉब पर हो, वो मर जाए, उसकी पेंशन ओपन होती है, उसके बाद उसकी जितना भी फंड्स है उसे दिया जाता है। उन फंड्स में तमाम लीगल हेयर जो उसके पीछे बच्चे, उसकी बेटी, सारे जो वालिदैन हैं, वो हिस्सादार होते हैं। ये इस पे एक जजमेंट भी है जिसमें पीएलडी 2017 पेज 60 है। ये बड़ा एक तारीखी फैसला है इस पे कि खाली सिर्फ बेवा ही हकदार नहीं होगी, उसके वालिदैन, उसके बच्चे, उसकी बेटियाँ भी हिस्सादार होंगी उसके सब सब पैसों में से। हमारे कानून के मुताबिक या इस्लामी शरह के मुताबिक विरासत किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है लड़के और लड़कियों में? देखें, इसमें विरासत में जो हमारा मौजूदा राइज कानून है, उसमें 2 कांसेप्ट ये हैं। अगर फ़र्ज़ करें रिश्तेदार की, यानी कि किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, उसकी जो लीगल हेयर्स हैं, वो डायरेक्टली अपना सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जाके अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो सक्सेशन एक्ट के तहत आकर सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें बैंक में पैसे वगैरह एसेट्स पड़े हों। और दूसरा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो देन वो डिक्लेरेशन का सूट करेंगे जो सिविल कोर्ट के पास, यानी कि वो दायर किया जाएगा। तो सिविल जज साहब जो हैं वो सारे एविडेंस देखेंगे, जिसमें वो डेथ सर्टिफिकेट होगा, एफआरसी फॉर्म होगा, और प्रॉपर्टी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्री वगैरह, वो देखकर सारे वो डिक्लेयर कर देंगे उनको वारस। और फिर वो जो मुतलका अदारे हैं, जिसमें एलडीए हो गया, पटवारी हो गया, रेवेन्यू सर्कल जितना भी है, वो उन उन वारसों के जो हैं नेम्स वगैरह वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे रिकॉर्ड में। इनका ये सारा प्रोसीजर है। और डायरेक्टली आप पटवारी के पास भी जाते हैं, जो मौजूदा अभी चल रहा है, एसी के पास भी जाकर आप अपने ये सारे एविडेंस देकर विरासत का आप इंतकाल करवा सकते हैं। इसमें लड़के का कितना हिस्सा होगा और लड़की का कितना हिस्सा होगा? ये सर, मैंने जैसे कि पहले बताया, इसमें वालदैन का जो टोटल प्रॉपर्टी में से 1/6 बनता है, वाइफ का जो है वो 1/8 बनता है, बेटे का जो है हिस्सा है वो प्रॉपर्टी का डबल है, और बहन का जो हिस्सा है वो भाई से सिंगल होगा, यानी कि बहन सिंगल लेगी और भाई डबल हिस्सा लेगा। अमूमन जब हम विरासत का केस करते हैं, तो ये एक दीवानी केस मशहूर है। तो इसमें कितना प्रोसीजर लग जाता है? देखिए जी, विरासत का मैं ये समझता हूँ कि विरासत ट्रांसफ़र होने का कुछ सालों साल नहीं लगता। विरासत ट्रांसफ़र करने का सिर्फ़ यही है कि आपने बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो बतानी है, ये बंदे के नाम पे है, वो बंदा फ़ौत हो चुका है और हम वारिस हैं। नादरा के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन-कौन वारिस है। इन केस नादरा के पास रिकॉर्ड नहीं है, फिर थ्रू एविडेंस सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एविडेंस दे सकते हैं। जैसे आपको पहले आप बताया, आपने क्वेश्चन भी किया कि इन केस उसने कोई हिडन मैरिज की हो, सेकंड बीवी रखी हो, बताई ना हो, अगर वो बीवी हिस्सा लेना चाहेगी तो वो फिर सिविल कोर्ट के ज़रिए ही आके अपने आप को डिक्लेयर कराएगी वारिस। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के वारिस डिक्लेयर होंगे, फिर अदालत हुक्म देती है मुतल्लिका अदारों को कि जनाब इन इन वारसान का भी नाम साथ ऐड करें और इनको इसका हिस्सा दिया जाए। जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें की आपने। सर, इसमें मुझे एक ये सवाल मेरे ज़हन में ही आता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं हूँ और मैंने विरासत का क्लेम करना हो, तो पाकिस्तान में कौन से इदारे हैं जिसमें कोई भी शख्स हो, खातून हो, मर्द हो, बच्चा हो, वो कहाँ क्लेम कर सकता है? जी, अच्छा सवाल किया आपने। इसमें अगर देखें जी, ज़री ज़मीन है, तो ज़री ज़मीन में वरासत के लिए आपको लैंड रेवेन्यू ऑफ़िसर्स जो हैं, आपको उनके पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उनके पास असिस्टेंट सेटलमेंट कमिश्नर जो हैं, पटवारी हज़रात हैं, इनके पास जाना पड़ता है। अगर आप अर्बन, यानी कि शहर की अगर आबादी है उसमें है, तो आपके पास सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है, वो जो कि सेशन कोर्ट के अंडर काम करते हैं सारे, आप उधर केस कर सकते हैं। पर अब केसेस का जो कि ये बहरान बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ख़वातीन के भी बड़े डिस्प्यूट्स हैं। ख़वातीन बेटियों की शादियाँ होती हैं,
बेटियां अपने घरों में चली गईं, पीछे पता चलता है उनका बाप फोत हो गया, माँ फोत होगी, उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी, भाई कब्जा कर कर बैठ गए हैं, बेटियों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, वो हिस्सा लेना चाहती हैं। अब गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये वुमेन ओम्बड्समैन एक अदारा इन्होंने अथॉरिटी कायम की हुई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर्ड लेवल के ऑफिसर तैनात होते हैं वहाँ पे। वो यानी कि स्पीडी यानी कि प्रोसेस करके वो बेटियाँ, वो माएँ, वो बहनें जिनकी हिस्सा नहीं दिया जा रहा, वो स्पीडी यानी कि एक्शन लेते हुए थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर, थ्रू एसएचओ वो प्रॉपर्टी का कब्जा भी लेके देते हैं। ये मुख्तलिफ जो हैं 3 मैंने जो अदारे आपको बताए हैं, ये मिलकर ये मिलकर काम कर रहे हैं विरासत के ऊपर सिर्फ, ताकि जो क्योंकि पहले मैंने आपको बताया, जिस शख्स ने विरासत का अमल यानी कि पूरा कर लिया और जिसका इल्म हासिल कर लिया, वो गोया उसने दुनिया का आधा इल्म हासिल कर लिया। तो ये तो इस्लाम कहता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, हमारा दीन कहता है कि जिसकी विरासत है वो उसको फ़ौरन दी जाए, फ़ौरन ट्रांसफ़र की जाए, ताकि वो जो इंसान है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सरखरू हो जाए। जैसे आपने कुछ इदारों के नाम लिए और इसके अलावा एलडीए, पटवार खाना और इस तरह के मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि ज़मीन के ऊपर और विरासत पे काम कर रहे हैं। तो इन इदारों में अगर कोई शख्स उनसे कोई रिश्वत माँगे और इस तरह का कोई मसला कोई खड़ा करे, तो उस सूरत में आप कहाँ कोई जो हमारे जो लोग हैं इनको ये जानना चाहेंगे कि इस सूरत में क्लेम वो कहाँ जाके करें या कहाँ दरख्वास्त उसके खिलाफ दे सकते हैं, जहाँ पे उनकी सुनवाई हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं जनाब हमें अदालतों से जो है डिक्लेरेशन की डिग्री मिल गई है, हम पटवारी के पास जाते हैं, हम एलडीए के पास जाते हैं, वो फिर भी हमारा जो है विरासत का इंतकाल नहीं करते, वो हमसे पैसे मांगते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसमें लोगों के पास 2 रेमेडी है। अदालत ने डिक्लेरेशन की डिग्री दी, अदालत कहती है जी आप वारिस हैं, आप पटवारी के पास जाते हैं, आप एलडीए के पास जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि हमें जी इनकॉर्पोरेट करें, हमारा नाम जो है दर्ज करें विरासत में, वो नहीं करते। आपके पास राइट है कि आप उसी अदालत में जाके तौहीन अदालत फाइल करें उनके खिलाफ। अगर तौहीन अदालत में नहीं अगर आप जाते, तो आपके पास रेमेडी है, गवर्नमेंट का एक एस्टेब्लिश्ड अदारा है एंटी करप्शन, जो है कोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा एंटी करप्शन पुलिस भी है, अदारा है, आप उधर एप्लीकेशन दें उनके खिलाफ कि जनाब ये हमारा लीगल राइट है, ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये हमसे पैसे मांग रहे हैं। कोई भी सरकारी जो है ऑफिसर है या वर्कर है या एम्प्लॉई है, वो अगर किसी से पैसे मांगता है तो एंटी करप्शन अदारा है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे के अपनी दाद रसी हासिल कर सकते हैं। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही और मजीद प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे, मोहम्मद मजहर और शाइस्ता मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Subscribe Gulf Pakistan.